चलो भाई, तो सारे लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें भाई, फटाफट ट्राई कर लें इस क्वेश्चन को। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, भाई वेवलेंथ दे दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, इसका मतलब 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है भाई, वेवलेंथ दे दिया हुआ है। फॉल्स ऑन इट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट का वेवलेंथ दे दिया हुआ है। इट्स स्लिट सेपरेशन इज 2 mm, स्लिट सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डी इज 2 mm, ठीक है भाई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ सीट्स एंड स्क्रीन, ये डिस्टेंस कितना है भाई, तो वो है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस है अपना 2 मीटर, ठीक है भाई। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी बिकम्स 50% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ऐसा पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे यहीं से सब डिस्टेंस मेजर करते हैं, इधर करना हो या इधर करना हो, यहीं सेंट्रल वाला पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हमें डिस्टेंस वो निकालना है ऑन द स्क्रीन, find the distance of a point on the screen from the central maxima where intensity becomes 50% of central maxima। central maxima का जो इंटेंसिटी होता है तुम्हें पता ही है कि ये 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी होता है भाई, तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम आई मैक्स है, तो हमें उस पॉइंट का सेपरेशन बताने हैं, उस पॉइंट का सेपरेशन बताने हैं जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो भाई, जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, तो ये मैक्सिमा जो है उसका हाफ हो। इट मीन्स अगर हम लोग इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई हो तो वो 2i हो जाए, क्योंकि आई मैक्स तो 4i होता है, तो ये 2i हो जाए, मीन्स 4i जो मैक्सिमा का होता है डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 2i मिले। इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर i यहाँ से था, i यहाँ से था, तो उस कंडीशन में हमें 2i मिले, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ। और अगर मैक्सिमम पे ये i0 अगर लिखते हों तो i0/2 मिले। ऐसे पॉइंट का सेपरेशन चाहिए, मीन्स ये पॉइंट समझो हमें ये वाला सेपरेशन चाहिए, ये अगर y है या x है जो भी है, तो इस वाले सेपरेशन को चाहिए या इधर वाले सेपरेशन, जहाँ पे इंटेंसिटी फॉल करके क्या हो जाए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम से हाफ हो जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो जाए, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मान लो 10 का इंटेंसिटी है तो यहाँ 5 का इंटेंसिटी मिले, ऐसा सेपरेशन निकालने हैं। तो ये कैसे निकालोगे, सोचो भाई, इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू 50% ऑफ द मैक्सिमा, उस पॉइंट पे उस पॉइंट का सेपरेशन कितना होगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का रिलेशन मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म में याद होगा, ये बनता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, ब्राइट वाले का इंटेंसिटी, और कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाई 2, ये तो फॉर्मूला है भाई, ये तो सारे लोग जानते हैं। किसी भी पॉइंट पे जहाँ भी फेज डिफरेंस 5 है वहाँ का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, 4 टाइम्स, यानी कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी के टर्म में अगर बात करें I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो ये कॉस स्क्वायर 5/2 इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज 5, ठीक है भाई। अब इसका यूज़ कर लेते हैं और हम लोग काम करें। फेज डिफरेंस अगर हमें मिल जाए, ये तो हमें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हम लोगों ने कि इस पे फेज डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता है, यहाँ फेज डिफरेंस पाई होता है, यहाँ फेज डिफरेंस 2π होता है, यहाँ फेज डिफरेंस 3π होता है। इस तरह से तो ब्राइट पे 2π का, 4π का, 6π का, 8π का, ब्राइट पे ऐसा ही होता है, और डार्क वाले पे हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो ठीक है भाई, हम लोगों को फेज डिफरेंस अगर मिल जाए तो ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि 2π का फेज डिफरेंस तब होता है जब स्क्रीन पर डिस्टेंस बीटा होता है। जब बीटा डिस्टेंस स्क्रीन पे बढ़ोगे तो 0 फेज डिफरेंस से 2π फेज डिफरेंस वाले पे चले जाओगे, बीटा इज λ/d/d। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हमें फेज डिफरेंस भी पता लग जाए कि भैया वो पॉइंट जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमा का हाफ हो, 50% हो, वो पॉइंट हमारा मान लो फेज डिफरेंस π/2 के वाला है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि π/2 वाला कितने डिस्टेंस पे होता है, या पाई आ जाता है तो पाई वाला कितने डिस्टेंस पे, वो निकाल लेंगे हम लोग। हमें तो चाहिए डिस्टेंस, लेकिन हम लोग फेज डिफरेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर इंटेंसिटी दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जब फेज डिफरेंस निकल जाए, फेज डिफरेंस जब निकल जाए तो भैया स्क्रीन पर डिस्टेंस तो फटाफट निकल जाएगा। तो पहले तो हम लोग इंटेंसिटी एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट की बात हो रही है, एट द रिक्वायर्ड पॉइंट
इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या है भाई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है, 50% ऑफ आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। इसलिए तो हम लोग बोल सकते हैं इस फॉर्मूला से कि आई आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे I0/2 इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड कॉस स्क्वायर 5/2। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। इट मीन्स कॉस 5/2 इज इक्वल टू 1/√2। जब हम लोग इसको स्क्वायर रूट करें दोनों साइड तो 1/√2 हो जाएगा कॉस 5/2। इट मीन्स 5/2 इज इक्वल टू π/4, क्योंकि भैया 45 डिग्री पे ही होता है, ये 45 डिग्री होगा तब हमारा 1/√2, तो 5/2 इज π/4। इट मीन्स फेज डिफरेंस इज π/2। तो फेज डिफरेंस उस पॉइंट पे π/2 है। अब फेज डिफरेंस π/2 कितने डिस्टेंस पे हमें मिलेगा वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, यूनिटरी मेथड से, सिंपली सिंस फेज डिफरेंस 2π होता है तो हमारा स्क्रीन पे जो डिस्टेंस आता है x वो आता है लैम्डा। 2π फेज डिफरेंस वाला पॉइंट ढूंढते हैं, यानी कि B1 ढूंढते हैं, तो स्क्रीन पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है भाई, ये स्क्रीन पे जो डिस्टेंस चलना पड़ता है वो है बीटा डिस्टेंस स्क्रीन पे जाओगे तब 2π का फेज डिफरेंस मिलेगा। मीन्स 2π का फेज डिफरेंस ढूंढने के लिए स्क्रीन पे डिस्टेंस जो होता है वो बीटा होता है, पाथ में डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है, लेकिन हमें स्क्रीन पे डिस्टेंस चाहिए तो स्क्रीन पे डिस्टेंस ये बीटा होता है। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें या वाई से रिप्रेजेंट करें, जो आपको सूट करे वैसे रिप्रेजेंट कर लो। चलो वाई पे डिस्टेंस मान लो, यहाँ से हम लोग वाई डिस्टेंस पे जानना चाहते हैं तो वाई डिस्टेंस पे हमें जो मिलेगा बीटा, अगर हम लोग वाई चलते हैं दैट इज बीटा स्क्रीन पे ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो उस कंडीशन में 2π का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन हमें तो चाहिए ऐसा जो कि π/2, ऐसा पॉइंट जहाँ की π/2 का फेज डिफरेंस हो। इसलिए अगर फेज डिफरेंस π/2 हुआ तो स्क्रीन पे कितना डिस्टेंस जाने पड़ेंगे तो निकाल सकते हैं भैया, y0 इज इक्वल टू β/2π इंटू π/2। पाई कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स β/4 डिस्टेंस पे, β/4 डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो β/4 डिस्टेंस का मतलब हो गया, बीटा तो होता है लैम्डा d/d, तो लैम्डा d/d इंटू ये 4, इस तरह से काम करेंगे। और वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा का, कैपिटल D का वैल्यू दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है, स्मॉल d का वैल्यू दिया है, 4 का वैल्यू तो है ही है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ये मिल जाएगा तुम्हारा आंसर कि इतने डिस्टेंस पर ऑन द स्क्रीन वी विल गेट ए पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस विल बी π/2 फेज डिफरेंस होगा और वहाँ इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को हाफ करके और तब देखा कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए। तो अब यूनिटरी मेथड अप्लाई किया कि भैया स्क्रीन पे बीटा चलते हैं तब जाकर के 2π का फेज डिफरेंस, इट मीन्स 2π का फेज डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें बीटा डिस्टेंस स्क्रीन पे चलना होता है। तो π/2 ऑब्टेन करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो भैया β/4 चलना पड़ेगा। इसलिए β/4 इज द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। इसका आंसर अगर हम लोग देखना चाहें तो देखते हैं भाई, इसका आंसर देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूं, ये है आंसर डी। इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर 5/2 जो कि I0/2 दिया है। I0 अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो cos 5/2 आया 1/√2, मीन्स फाई का वैल्यू आ गया π/2। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस λ/4 है, लेकिन हमें y जो डिस्टेंस चाहिए था वो β/4 आया। β/4 कैसे लिखा हो आप समझने की कोशिश करो, हम लोगों ने समझ लिया इसको, β/4 में λ/d/4d, λ/d/4d यही तो है, λ/d/4d यही हम लोगों को मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। लैम्डा का वैल्यू दिया था 500 नैनोमीटर, डी का वैल्यू 2 मीटर था, 4 और स्मॉल डी का वैल्यू था 2 मिलीमीटर, तो 2 मिली का वैल्यू रख दिया और इस तरह से मिला 125 माइक्रोमीटर, 125 माइक्रोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 125 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो भी होगा 125 माइक्रोमीटर वाला वो ले लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, ये था 125 माइक्रोमीटर, ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था भाई, समझ के बाद 125 माइक्रोमीटर हो जाएगा। और कैसे निकाला हम लोगों ने वो देख लिया। इंटेंसिटी हमें I0/2 चाहिए था, I0/2 रख करके फेज डिफरेंस निकाल लिया और फेज डिफरेंस जैसे ही निकल गया तो हम लोग डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस पे चले हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 slits आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm। 2 slits जो सेपरेट हुए हैं वो डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm मिलीमीटर, ठीक है भाई। एंड illuminated with a light of wavelength 6000 एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है भाई। इफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट, स्क्रीन को रखे हैं 2.5 मीटर, ठीक है भैया, 2.5 मीटर पर रखे हैं। देन द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट इमेज फ्रॉम द सेंटर विल बी, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट मीन्स डिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसका? थर्ड ब्राइट का। थर्ड ब्राइट बोले तो B3, इसका हमें डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन निकालने हैं। द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट इमेज जो बने हैं पैटर्न पे फ्रॉम द सेंटर विल बी, मतलब स्क्रीन पर का ही डिस्टेंस, स्क्रीन का जो सेंटर है, स्क्रीन का जो सेंटर है उससे कितने डिस्टेंस पे होगा। यह है स्क्रीन का सेंटर, दैट इज y इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और इससे आगे बढ़ता रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा भाई, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये है डार्क D1, ये है ब्राइट B1, ये है डार्क D2, ये है ब्राइट B2, इस तरह चलता रहता है। तो आपको क्या निकालना है? थर्ड ब्राइट। थर्ड ब्राइट तो सेंट्रल ब्राइट को तो काउंट करता नहीं, थर्ड वाला चाहिए। तो फर्स्ट B1, B2 और ये इसका B3, यहाँ पे B3, इसका डिस्टेंस बताना है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? तो आप तो कॉमन सेंस से आपको माइंड में ही ये सब पिक्चर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड ब्राइट, अरे वही सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट जो होता है वो बीटा पे होता है, सेकंड 2 बीटा पे, थर्ड 3 बीटा पे होता है। इसलिए स्क्रीन पे जो डिस्टेंस होगा वो तो होगा ये वाला बीटा, ये वाला बीटा, और फिर ब्राइट से ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फिर बीटा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जितना डिस्टेंस पे ही रिपीट होते हैं, ब्राइट 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 ब्राइट, इसलिए टोटल डिस्टेंस विल बी 3 बीटा। तो स्क्रीन पे जो डिस्टेंस आएगा वो 3 बीटा होगा, यानी 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा का वैल्यू दे दिया हुआ है, कैपिटल डी का वैल्यू दे दिया हुआ है, स्मॉल डी का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो बचा क्या? यही तो निकालना है, 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। बस आपको ध्यान यही देना था कि कितना होगा डिस्टेंस। तो हमें 3 बीटा पे मिलेगा थर्ड ब्राइट। तो द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट इमेज फ्रॉम द सेंटर विल बी 3 बीटा, और वैल्यू डाल देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर भी इसका कैलकुलेशन देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देख लेंगे भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर विल बी n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, और x3 हमें चाहिए, दैट इज y3 बोले या x3 बोले, 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा का वैल्यू रखा, d का वैल्यू रखा और स्मॉल d का वैल्यू रखा, मिल गया हमें 9 mm। 9 mm मिल गया तो उसके हिसाब से आंसर कर देंगे, ठीक है भाई। 9 mm मिल जाएगा, उसके हिसाब से आंसर कर देंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन आया हम लोग का वो 9 mm आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। कैसे आया? तो 3 बीटा डिस्टेंस आया, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस इज 0.1। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस मतलब ये हुआ 0.1 mm, ये है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर। सोर्स से हमारा ये 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, कैपिटल डी। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज, तो अच्छा वेवलेंथ तो दिया हुआ है 5460 एंगस्ट्रम, ठीक है भाई। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होगा? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होगा? तो एंगुलर पोजीशन के लिए याद होगा, यही हमारा y इज इक्वल टू 0, दैट इज सेंटर है। ये है, और यही रेफरेंस लाइन बनता है। एंगल मेजर करना हो तो यही रेफरेंस लाइन है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट ये दिया हुआ है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो ये है,
इसका एंगुलर पोजीशन मतलब फर्स्ट डार्क जितने एंगल पे होगा ये हमें चाहिए। इस वाले रेफरेंस लाइन से कितने एंगुलर पोजीशन पे हमारा फर्स्ट डार्क होगा ये निकालना है। सो थीटा 1 निकालना है, समझो कितने एंगल पे होगा एंगुलर पोजीशन। तो ये इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है कि हम लोगों को तो ये जब तक ये दिया ना रहे निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग थीटा 1 अगर सिंबॉलिक को बात कर लें, बाकी तो भाई कैलकुलेशन देख लेंगे। तो ये एंगुलर पोजीशन, तो ये वाला क्या होता है भाई, तो ये तो होता है β/2, क्योंकि यहाँ से लेकर के फर्स्ट डार्क इधर और फर्स्ट डार्क इधर, ये दोनों मिला करके यानी कि डार्क टू डार्क जो डिस्टेंस होता है वो बीटा होता है। हमें तो बस इतना ही चाहिए था, तो ये β/2 है। इसका मतलब ये एंगल अगर हम लोग देखें, ये एंगल देखें, मान लो अगर हम लोग बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ये अपॉन ये वाला बोलें चाहे ये वाला बोलें, साइन थीटा निकालें या टेन थीटा निकालें। तो अगर साइन थीटा निकालेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, क्योंकि डी वेरी वेरी ग्रेटर दैन स्मॉल डी होता है। जब ये स्मॉल डी वेरी वेरी स्मॉल हो कैपिटल डी से, तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस निकालें यहाँ से या इसका डिस्टेंस लें, सब सेम ही लेंगे। इसलिए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा। और वो कितना होगा भाई, तो β/2 अपॉन कैपिटल डी। तो यही होता है, याद होगा एंगल के लिए λd/d, और ये अपॉन 2 है, इसका मतलब 2d हो गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, डी कैंसिल हो जाएगा और λ/2d आ जाएगा। तो बस लैम्डा यहाँ पे डालने हैं, 2 डालने हैं, डी डालने हैं, जो आएगा उसका हमें एंगल चाहिए होती है। इसके लिए आपको टेबल चाहिए, क्योंकि ये जो आएगा लैम्डा और 2d डालेंगे तो ये ऐसा सिंपल तो होगा नहीं कि 30 डिग्री एंगल या 45 डिग्री एंगल ऐसे मिल जाएगा। तो ये तो छोटा सा वैल्यू आएगा, लैम्डा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, डी का वैल्यू जो है वो रखेंगे। एक एंगस्ट्रम में है तो इसका मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल है। एंगस्ट्रम तो 10⁻⁻10 का होता है, ये 5460 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी तो 0.1 था, 2 इंटू 0.1 और mm मतलब मिलीमीटर 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू कितना आया, तो वेरी वेरी स्मॉल आया। वेरी वेरी स्मॉल आएगा तो ये एंगल भी वेरी स्मॉल आएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या किया हुआ है। फॉर द फर्स्ट डार्क के लिए x इज इक्वल टू, अपना फार्मूला लिखा हम लोगों ने, तो डायरेक्ट से देख लिया था भाई कि λ/2d, और ऐसे करके एंगुलर पोजीशन निकाले तो ये मिला, मीन्स λ/2d। हम लोग को भी एंगुलर पोजीशन मिला था λ/2d। एंगुलर पोजीशन जो होगा वो λ/2d। साइन थीटा बोलें या टेन थीटा बोलें, ये सब क्या है, तो थीटा ही है। थीटा 1 बोले, साइन थीटा 1 बोले, टेन थीटा 1 बोले, जो भी बोलें वो आएगा यही, क्योंकि जब वेरी स्मॉल एंगल होता है तो थीटा और साइन थीटा सब एक ही होता है। तो हमारा थीटा का वैल्यू जो हो गया वो λ/2d आया। लैम्डा का वैल्यू रखा देखो, और 2 इंटू डी का वैल्यू रखा 2 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि ये 10⁻⁻1 है और 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻4 हो गया वैल्यू। इतना रेडियन आ गया, ये जो एंगल आया वो रेडियन में आया। अब ये रेडियन से हम लोग का देखो ये इसमें क्या किया है, ये आ गया। अब सोचो कि इसको इतना लिखा गया और इस रेडियन को अब कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, इस रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो ये साइन थीटा या थीटा को पहले थीटा बना दिया, तो आप थीटा यहाँ पे डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो थीटा का वैल्यू ये आया, थीटा का सीधा वैल्यू ये आया, साइन थीटा, टेन थीटा या थीटा सब एक ही बात है, ये आया वैल्यू। तो अब ये आया है रेडियन में। अब रेडियन को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में दिया हुआ था। तो इतना रेडियन आया। तुम्हें पता है कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री है, यानी पाई रेडियन 180 डिग्री, इसलिए इतना रेडियन कितना होगा, तो ये रेडियन जो है डिवाइडेड बाई पाई ऐसे निकाला। समझो जब हमें ये मिल गया कि 2730 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है, ये जो कैलकुलेट करके आया कितना आया भाई, तो आया ये 2730 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये आया एंगल का वैल्यू, साइन थीटा बोलें या टेन थीटा बोलें या थीटा बोलें, थीटा 1 ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें पता है भाई कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। डिग्री में अगर बोलें तो ये
मान लो डिग्री में बोले तो ये 180 डिग्री है। देयरफॉर हमें तो भाई इतना ये है रेडियन, तो θ1 रेडियन पे क्या होगा भाई, कितना डिग्री होगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू ये वाला θ1, इतना डिग्री हो जाएगा। तो यही वैल्यू लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू θ1 था 2730 इंटू 10⁻⁻6, इतना डिग्री हो जाएगा। तो ये जो आया ये तुम्हारा वैल्यू डिग्री में आया। तो अब पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे और कैलकुलेट करोगे, तो यही वैल्यू देखो 2730 × 10⁻⁻6, 2730 × 10⁻⁻6 और ये 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो इससे वैल्यू आया। अब इसको 22/7 रख दो या 3.14 रख दो, कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 0.16 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गया 0.16 डिग्री। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भाई, कोई परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले एंगुलर पोजीशन जो होता है भाई x/d किया हम लोगों ने, ये मिला, क्योंकि हमें फर्स्ट डार्क का निकालना था। तो फर्स्ट डार्क होता है कितने डिस्टेंस पे भाई, तो होता है फर्स्ट डार्क जो होता है वो β/2 पे होता है, इसलिए β/2 अपॉन कैपिटल D करेंगे, β/2 अपॉन कैपिटल D करेंगे, कैपिटल D कैंसिल हो जाएगा और बीटा में जो लैम्डा d/d होता था तो लैम्डा d/2d, क्योंकि यहाँ पे β/2 अपॉन d करने थे, तो λ/2d आ गया था हम लोग। लैम्डा वैल्यू रखो, 2d का वैल्यू रखो और ये रेडियन में आया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में ये मिल गया। ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्मॉल d था, कैपिटल D था, लैम्डा दिया था, साइन थीटा निकालें या tan थीटा निकालें, एंगल इज़ वेरी स्मॉल, एंगल वेरी स्मॉल होता है, इसलिए β/2 अपॉन कैपिटल D लिखते हैं और इससे हमें ये वैल्यू मिला, वैल्यू को रखा और फाइनली डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। कंसिडर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फटाफट देखते चलें। कंसिडर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज सोन इन फिगर। चलो भाई, ये फिगर में दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन स्मॉल d, स्लिट सेपरेशन स्मॉल d क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मीन्स स्मॉल d को इन टर्म्स ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा निकालने हैं, सच दैट द फर्स्ट मिनिमा अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ S1, यानी कि S1 जो स्लिट है, S2 जो स्लिट है, तो S1 के डायरेक्टली इन फ्रंट में यहाँ पे बने हमारा फर्स्ट डार्क D1 बने, यहाँ पे डार्क D1 बने, ऐसा ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक स्लिट के जस्ट सामने हमारा फर्स्ट डार्क बने। कंसीडर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन स्मॉल d इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, स्मॉल d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताने हैं, सच दैट फर्स्ट मिनिमा अकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ S1, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ S1, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मिनिमा हो, ये हमें चाहिए। तो अब देखो भाई, ऐसे कंडीशन में आप सोचोगे, जो लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे वो ये सोचेंगे कि अच्छा यहाँ फर्स्ट मिनिमा हो रहा है, फर्स्ट मिनिमा तो β/2 डिस्टेंस पे होता है, फर्स्ट मिनिमा तो β/2 डिस्टेंस पे होता है, तो फर्स्ट इंस्टेंट में कुछ लोग जो डेटास को अगर मान लो ओवरलुक करते हो, सीधा कंसेप्ट पे आते हो सीधा, तो कुछ लोग ऐसा अप्लाई कर देंगे कि ये β/2 पे तो फर्स्ट मिनिमा होता है और इतने इसी के सामने होना चाहिए, इसका मतलब ये टोटल d था तो ये तो d/2 था, तो कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा तो इसका मतलब ये d/2 ही β/2 होना चाहिए, और ऐसा करके d = β वो लिख दें। अगर ये कंक्लूजन निकालें तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये β/2 पे फर्स्ट डार्क मिलता तो है, लेकिन ये सब रिजल्ट कब है, जब हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में d वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d होता था, d होता था मीटर्स में और ये हमारा होता था मिलीमीटर्स में, मीन्स इससे ये 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है, इनसे ये 1000 टाइम्स ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो डेटा का वैल्यू दिखा रहा है, देखो यहाँ d है और यहाँ 2d है, कहाँ 1000 टाइम्स ज़्यादा है, कहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब वो सब फॉर्मूला जो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला था वो सब वैलिड यहाँ नहीं हो पाएगा।
फिर से समझो ध्यान से, आप अगर फर्स्ट इंस्टेंस में ओवरलुक करते हो इस वैल्यू को, ये जो कैपिटल डी है ना, जो कि यहाँ पे 2D दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं होता है। जो हम लोगों ने YDSC के जो कंक्लूजन निकाले हैं उसमें डी वेरी वेरी ग्रेटर देन होता था, तभी तो पाथ डिफरेंस जो निकलता था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वाई डिस्टेंस पे अगर पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो तो वाई इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अप्रॉक्सीमेटेड पाथ डिफरेंस होता था। S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस आता था वो y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, या x डिस्टेंस अगर दिखा रहे हो स्क्रीन पे तो x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट है और ये तब वैलिड है जब हमारा d वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d है। और इसी से तो सारा एनालिसिस आगे बढ़ा था। इसलिए ये जो YDSC में जो हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा है ये सारा कंक्लूजन, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैपिटल D यहाँ पे वेरी वेरी लार्ज नहीं है, वो सिर्फ 2D है, डबल ही है, 1000 टाइम्स ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या अप्लाई होगा? तो भैया इसमें अप्लाई होगा फंडामेंटल बात, क्या कि अगर डार्क बनने हैं, फर्स्ट डार्क बनने हैं, इसका मतलब कि S2P माइनस S1P, इसका मतलब S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस होगा वो ज़रूर होना चाहिए। कितना? फर्स्ट डार्क के लिए λ/2। फर्स्ट डार्क के लिए क्या होता है भाई पाथ डिफरेंस? λ/2 होता है फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस। तो ये वाला लेंथ निकालने पड़ेंगे ज्योमेट्रिकली, और उसका पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, तब यहाँ डार्क होगा। तो अभी यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेटेड पाथ डिफरेंस का रिजल्ट और उससे का डेराइव्ड रिजल्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस निकालेंगे तब जाके हमें पता लगेगा यहाँ पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो ये वाला S2P, तो S2P का वैल्यू क्या होगा? तो ये वाला है D और ये वाला है 2D, क्योंकि कैपिटल D दिया हुआ है 2D, तो ये वाला है D, ये वाला है 2D। तो बताओ भाई ये वाला कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल d स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर, स्मॉल d स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर, ये हो गया S2P माइनस S1P। तो S1P क्या है भाई? तो S1P तो डायरेक्ट 2D है, S1P तो डायरेक्ट 2D है, 2D, क्योंकि कैपिटल D तो हमारा 2D है। तो ये तो इसके इन फ्रंट में ही है, तो इसके इन फ्रंट में इसका मतलब ये वाला, तो ये वाला लेंथ तो हमारा 2D है। तो ये वाला जो पाथ डिफरेंस हुआ, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, दिस शुड बी इक्वल टू λ/2 अगर इस पॉइंट को डार्क होने हैं तो ये वाला कितना हो गया? d स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर मीन्स √5D माइनस 2D इज इक्वल टू λ/2। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल d का वैल्यू क्या होगा? कॉमन ले लेंगे भाई, और ये हो जाएगा λ/2 और ये कॉमन लिए तो यहाँ पे हो गया √5 माइनस 2, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इंटू √5 माइनस 2, ये हो गया स्मॉल d का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। कितना? λ/2 √5 माइनस 2, λ/2 √5 माइनस 2, λ/2 √5 माइनस 2, λ/2 √5 माइनस 2, ये वाला आंसर हो जाए। तो ये आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। YDSC का जो भी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला हुआ है, आर वैलिड इफ कैपिटल D इज वेरी वेरी स्मॉल ग्रेटर देन स्मॉल d, तब ऐसा कंडीशन में होगा ये सब रिजल्ट। अगर ये नहीं है, कम सेपरेशन है, यहाँ पे ये ज़्यादा है सेपरेशन, जो होना चाहिए इससे 1000 टाइम्स के आसपास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इससे जस्ट डबल ही है। तो ऐसे कंडीशन में पाथ डिफरेंस पूरा निकालो भाई, पाथ डिफरेंस निकालो अप्रॉक्सीमेटेड पाथ डिफरेंस पे, और इस पे डेराइव्ड रिजल्ट को यूज़ नहीं करेंगे, ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका सलूशन हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं भाई इसका सलूशन 7 नंबर क्वेश्चन का। देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई? तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे है S2P माइनस S1P λ/2 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डार्क हमें निकालना है। तो S2P माइनस S1P, देखो S2P निकाला माइनस S1P है 2D निकाला, ये लिखा, सॉल्व कर दिया, ये वैल्यू मिला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, JEE मेन में आया हुआ भी क्वेश्चन है और ये स्कूल में भी पूछा जा सकता है। फटाफट देखते हैं इस पे। 8 नंबर क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन। YDSC में पाथ डिफरेंस एट सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन 2 इंटरफेरिंग वेव इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ।
देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। चलो भाई, इसको क्वेश्चन को तो पहले समझो, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा पढ़ लेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस, भाई ऐसे एक बार में नहीं समझ में आता है, लिंक नहीं कर पाते तो लिख के चलना चाहिए, जो मिला लिख लें, जो मिला लिख लें, तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। तो YDSC में द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट, पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट, ये जहाँ पाथ डिफरेंस है मान लो उस पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव इज 1/8 ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट मान लो ये IP है, टू डैट एट द सेंटर ऑफ द ब्राइट इज, टू डैट एट द सेंटर ऑफ ब्राइट, तो सेंटर ऑफ ब्राइट पे तो भाई ये सेंट्रल ब्राइट वाला तो 4I होता है, 4 टाइम्स I, अगर इसका I तो ये। तो अभी क्वेश्चन में जो तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है भाई द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब P पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में बोला गया जहाँ λ/8 है पाथ डिफरेंस, डिवाइडेड बाई सेंट्रल ब्राइट, इंटेंसिटी का ये रेशियो हमें चाहिए। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, हमने डिनोट किया और जब इंटरप्रेट किया तो देखा कि भाई हमें ये चाहिए IP/I सेंट्रल ब्राइट, ये चाहिए। तो जहाँ पाथ डिफरेंस λ/8 है, 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, ऐसा पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा वो हमें चाहिए। तो भैया इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन वो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है फेज डिफरेंस के टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में नहीं, फेज डिफरेंस। यहाँ तो पाथ डिफरेंस दिया है, तो भैया पाथ डिफरेंस दिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लो। तुम्हें तो पता ही है किसी भी वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस 2π, टाइम डिफरेंस कैपिटल T, 2π/ω होता ही है। इसलिए अगर पाथ डिफरेंस दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल ले भाई। पाथ डिफरेंस जब λ/8 है तो फेज डिफरेंस कितना वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? तो स्टैंडर्ड पता है तुम्हें कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा मीन्स फेज डिफरेंस 2π। देयरफॉर पाथ डिफरेंस अगर हमारा मान लो ΔL है, चलो ΔL है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 2π/λ इंटू ΔL, जो भी पाथ डिफरेंस डालना चाहोगे। तो ये रिलेशन है, लोग इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रखते हैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो भाई फेज डिफरेंस हम लोग निकालना चाहते हैं, तो 2π/λ इंटू हमें कौन सा पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, हमें पाथ डिफरेंस λ/8 के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए। तो भैया λ/8 रख दो यहाँ पे, लैम्डा कैंसिल होगा और क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा π/4 मीन्स P पॉइंट जो है वो π/4 फेज डिफरेंस के साथ है। P पॉइंट जो है वो π/4 फेज डिफरेंस के साथ है। तो अब हम लोगों को इंटेंसिटी रेशियो चाहिए, तो ये होता है, तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी और कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, तो यहाँ पे π/8 हो जाएगा, π/4/2 ऐसा बोल देते हैं भाई एक स्टेप में पहले। तो IP इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, और ये को हो गया कॉस स्क्वायर π/8। अब कॉस π/8 कितना होता है भाई, तो π/8 का वैल्यू अगर निकालना चाहें हम लोग 180/8, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू कितना होगा, नो 22.5। अच्छा भाई 22.5 डिग्री है π/8, 22.5 डिग्री है π/8। तो ये वैल्यू बस आपको इवेलुएट कर लेने हैं भाई। ये तो 4i हो गया, और कॉस स्क्वायर π/8 मतलब 22.4। तो इसको कैसे निकालें भाई, तो इसको हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर लेने पड़ेंगे भाई। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो तो कर ही लेंगे। क्या होता है भाई, तो कॉस स्क्वायर x
2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos स्क्वायर x, इसलिए cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2। ये होता है फॉर्मूला, सारे लोग जानते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोगों को चाहिए cos स्क्वायर π/8, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स π/8 मतलब π/4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली हमारा cos स्क्वायर π/8 जो हो जाएगा वो वैल्यू मिल जाएगा हमें 1 प्लस cos π/4 होता है 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2, 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2, ये वैल्यू हुआ cos स्क्वायर π/8 का। तो भाई अब यही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हमें जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो मिला हमें क्या भाई। तो ये इंटेंसिटी जो है वो हमारा है 4 टाइम्स इंटेंसिटी, और ये cos स्क्वायर π/8 का वैल्यू मिल गया हमें 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिला है। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 4i और 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई सेंट्रल ब्राइट पे तो 4i होता है, 4i कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आया एक्चुअल में 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2, यही हमारा रेशियो आया। और √2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हो गया हमारा रेशियो। अब ये रेशियो है, अब इसको इवेलुएट करना पड़ेगा, पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, इसलिए पॉइंट में हमें काम करने पड़ेंगे। खैर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो फैक्ट था वो मैंने बताया, इसका अब कैलकुलेशन तो खैर पॉइंट रखना पड़ेगा। √2 का वैल्यू 1.414 किया क्या ये बताता हूँ मैं। आई था इंडिविजुअल इंटेंसिटी, 4i था ब्राइट पे इंटेंसिटी। ऐसा पॉइंट की क्वेश्चन में डिस्कशन है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव से जो लाइट पहुँच रहे हैं उनमें λ/8 था, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा वो, और ब्राइट पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा ये, यही रिक्वायर्ड रेशियो है, यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो निकालना था। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, तो इंटेंसिटी तो पता लग जाए कि पी पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ब्राइट पे तो आपको पता है सेंट्रल ब्राइट पे क्या होता है भाई 4i होता है, लेकिन उस पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट के लिए क्या दिया हुआ था, पाथ डिफरेंस दिया था। तो पाथ डिफरेंस दिया तो भैया फेज डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि इंटेंसिटी निकालने में फेज डिफरेंस यूज होता है। तो हमने क्या किया भाई, तो ये पाथ डिफरेंस दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस यहाँ से निकाल लिया। कैसे निकाला भाई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता था तो फेज डिफरेंस 2π होता था, तो पाथ डिफरेंस हमारा कुछ और होगा, तो क्या मिलेगा, तो ये है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। वैल्यू डाला पाथ डिफरेंस का λ/8, तो इससे हमें मिल गया कि π/4 आया, फाई का वैल्यू π/4 आया, इसलिए हम लोग अब फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे भाई। तो π/4 आया, लेकिन हमें चाहिए तो cos स्क्वायर π/8, cos स्क्वायर π/8 चाहिए, तो cos स्क्वायर π/8 हम लोगों ने साइड से निकाल लिया ट्रिगोनोमेट्री का फैक्ट यूज़ करके, और ये वैल्यू हमें फाइनली आ गया √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इसका आंसर देखें, देखो वही आ गया √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आई जो पी पॉइंट का इंटेंसिटी है ये है मैक्सिमम वाला इंटेंसिटी, 4i इंटू यही हो गया √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, यानी कि 0.85, इसलिए I0 इतना I0 आया, ये 4i मीन्स I0 इंटू दिस आया, इसलिए I अपॉन I0 का वैल्यू आ गया 0.85। तो यही वाला आंसर आ गया, यह है कितना 0.85, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये आया वैल्यू, और ये हमारा वैल्यू 0.85 आता है, तो 0.85। अब क्योंकि आंसर डेसिमल में था इसलिए इसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे 1.414 रख करके, अदरवाइज ऑप्शन देना चाहिए था इसी फॉर्म में, तो ज़्यादा बेटर होता है बच्चे के लिए। कैलकुलेशन क्या कराना, फिजिक्स चेक करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो ये देखो भाई, ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ b इज इल्यूमिनेटेड बाई कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है फिर देखते हैं। सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट का मतलब हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा भाई, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में पता ही है, सेंट्रल ब्राइट उसके बाद वाला ब्राइट का इंटेंसिटी कम होता जाता है, इस तरह से ये बनता है।
सेंट्रल ब्राइट को डबल इंटेंसिटी होता है, ये डबल फ्रिंज विड्थ होता है। यहाँ I0 है तो यहाँ पे तो I0/22 हो जाता है, और ये जो हमारा बनता है वो 2 बीटा होता है। पता ही है सबको, ये सब फैक्ट तो पता ही है। ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ B, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ B is illuminated by coherent monochromatic light source, illuminated by coherent monochromatic light source of wavelength lambda. If the second and fourth minimum in the diffraction pattern, second and fourth minimum in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit, if the second and fourth minimum in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slits are 3 centimeter and 6 centimeter respectively from the central maxima, 3 सेंटीमीटर पे और फिर 6 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे और फिर 6 सेंटीमीटर पे कौन कौन सा है? सेकेंड एंड फोर्थ मिनिमा। 3 सेंटीमीटर पे सेकेंड मिनिमा, ये वाला फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, और ये वाला है फोर्थ मिनिमा, मीन्स ये वाला यहाँ सेकेंड मिनिमा और फोर्थ मिनिमा। ये है D2 और ये है D4, डार्क 4। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सेकेंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेकेंड एंड फोर्थ मिनिमा, if the second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit are at 3 centimeter and 6 centimeter respectively from the central maxima, central maxima से। ठीक है भाई, तो यही तो हमारा central maxima है। ठीक है, What is the width of the central maxima? तो width of the central maxima क्या होगा ये पूछ रहा, मीन्स 2 बीटा का वैल्यू, width of the central maxima जो पूछ रहा है वो 2 बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। What is the width of central maxima? The distance between the first minimum on the either side of central maxima. The distance between first minimum on either side of the maxima. यही तो होता है, यही तो होता है भाई विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ यही होता है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, और उसके बारे में बता भी दिया क्वेश्चन में कि ये क्या है भाई जो निकालना है तुम्हें, वो है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन इधर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इस साइड और इस साइड जो फर्स्ट मिनिमा है उनके बीच का डिस्टेंस। तो यही तो निकालने हैं, 2 बीटा ही तो निकालने हैं। तो इसमें दे दिया हुआ है तो यहाँ तो क्लियर है भाई, देख रहे हो कि यहाँ हमारा D2 और D4 के बीच में गैप दिया हुआ है। तो ये वाला भले ही हमारा बीटा भाई ये 2 बीटा का होता है विड्थ, लेकिन ये तो बीटा का ही होता है, ये वाला बीटा का ही होता है, ये सब बीटा 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 होता है, खाली सेंट्रल ब्राइट ही 2 बीटा का होता है। इसलिए एक डार्क से एक डार्क के बीच में ये गैप है वो बीटा है, और ये वाला गैप भी बीटा है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये एक 6 पे है और एक 3 पे, मीन्स ये वाला तो डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर, 6 - 3 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 2 बीटा है, 3 सेंटीमीटर 2 बीटा है, हमें 2 बीटा ही तो निकालना था। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। 3 सेंटीमीटर फोर्थ ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम लोग देखना चाहें 9 नंबर, चलो देखो भाई 3 सेंटीमीटर, देखो आंसर फाइनली आया। इफ़ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न लिखा भाई, पोजीशन ऑफ द मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल when n equal to 2.3 दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, 4 है यानी कि फोर्थ मिला वो 0.06, यूजिंग दिस ये मैं ये सब्ट्रैक्ट किया तो आया 3, मतलब ये 3/2, इस तरह से करते करते और ये फाइनली आया 3 सेंटीमीटर। अरे भैया इतना क्या करना है कैलकुलेशन, सीधा तो इंटरप्रेट जैसे ही किया क्वेश्चन में हमें पता लग गया भाई कि ये दे रहा है सेंट्रल ब्राइट से 3 सेंटीमीटर पे D2, 6 सेंटीमीटर पे D4, तो ये गैप तो दे दिया, ये 6 - 3 तो ये गैप है, और यही गैप हमारा 2 बीटा है, हमें 2 बीटा ही तो निकालने हैं, बस यही काम करने थे। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है अपने आप आंसर भी दिखने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को देखा जाए, जेमेन का क्वेश्चन है। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ स्लिट्स विड्थ इज 4:1। YDSE में द रेशियो ऑफ स्लिट्स विड्थ, विड्थ का रेशियो ये कह रहा है 4:1 है, 4:1 है। तो विड्थ का रेशियो का मतलब इंटेंसिटी रेशियो भी समझ सकते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा
होता है। इसलिए विड्थ रेशियो मीन्स इंटेंसिटी रेशियो, और इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का रेशियो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी I1 इज K A1 स्क्वायर, इंटेंसिटी I2 इज K A2 स्क्वायर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि A1 अपॉन A2 जो है वो रूट लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2:1। इसलिए ये बोल सकते हो कि A1 इज इक्वल टू ट्वाइस A2। ये कंक्लूजन तो फर्स्ट सेंटेंस का है। इंटेंसिटी रेशियो अगर ये है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो 2:1 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा विल बी close to the central fringe on the screen will be the ratio of intensity of maxima to minima। तो maxima to minima ये इंटेंसिटी रेशियो हमें चाहिए क्लोज टू सेंट्रल फ्रिंज। क्लोज टू सेंट्रल फ्रिंज का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मत चले जाओ। सेंट्रल ब्राइट है तो इससे बहुत इधर वाला ब्राइट की बात नहीं हो रही है, इसके क्लोज वाले ब्राइट में, मतलब इसका जो ब्राइटनेस जो स्लाइटली कम होता है, जो कि हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो जब पास में हो तो भाई वो भी नेगलेक्ट, मतलब बहुत दूर जाओगे तो थोड़ा डिक्रीमेंट होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि पास में रखो, ताकि ये 4i है तो इसको भी 4i ही समझो, इसको भी 4i ही समझो। फिर से क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा पे एंड मिनिमा पे इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। मिनिमा पे इंटेंसिटी और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए क्लोज टू द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन। सेंट्रल फ्रिंज, सेंटर वाले पॉइंट्स के आसपास का ही बात करने हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ देखो भाई, डार्क विल नॉट बी कंप्लीट डार्क। क्यों नहीं भाई? क्योंकि यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जब एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो डार्क विल नॉट बी कंप्लीट डार्क। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, अच्छा मैक्सिमम अपॉन मिनिमम डायरेक्टली लिख ही देता हूँ भाई, जो हमें रेशियो चाहिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा। मैक्सिमम होगा के इंटू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मैक्सिमा के लिए, और यहाँ मिनिमा के लिए यहाँ पे भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन डार्क वाले के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे के कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जहाँ पे ब्राइट पॉइंट बनेंगे, मैक्सिमा पॉइंट बनेंगे, वहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2। यहाँ पे क्या होगा? A1 प्लस A2, और यहाँ पे क्या होगा? A1 माइनस A2, मतलब दोनों का जो भी डिफरेंस है, दोनों में से कोई लार्ज हो। ये है आई मैक्स और आई मिन का रेशियो जो हमें चाहिए, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो A1 जो है वो 2 टाइम्स A2 है, तो 2A2 और प्लस A2 3A2 बोल सकते हैं। 3A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये A1 है 2A2 में से A2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओनली A2 बचेगा। अच्छा भाई, तो इससे क्या मिल गया हमें? 9 मिल गया। 3 स्क्वायर 9 हो गया। इट मीन्स आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा इज 9:1। तो ये आ जाएगा 9:1। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। विड्थ रेशियो इज इंटेंसिटी रेशियो, और उससे हमें एम्पलीट्यूड रेशियो का पता लग गया, और एम्पलीट्यूड रेशियो का पता लग गया तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा का निकाल सकते हैं रेशियो, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ ब्राइट बनता है वहाँ A1 प्लस A2 हो जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जहाँ डार्क बनता है यानी मिनिमा बनता है वहाँ पे A1 माइनस A2 हो जाता है। A1 माइनस A2 निकाल दिया, इस तरह से हमें मिल गया 9:1। तो 9:1 विल बी द आंसर। फिर भी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। इंटेंसिटी रेशियो, विड्थ रेशियो 4:1, आई मैक्स एम्पलीट्यूड का सम का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड मतलब √i कर दिया, 9:1 आया। यही तो हुआ भाई, हम लोगों ने एम्पलीट्यूड रेशियो 2:1 बोल दिया, तो ये एम्पलीट्यूड ही तो है, रूट लगाओगे तो एम्पलीट्यूड पाओगे। तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, समझो ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने भाई एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लिया, इससे एम्पलीट्यूड के टर्म में बात कर दिया, ये रेशियो मिल गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखें, 19 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको देखा जाए। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट S1 है, S2 है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? When a thin film of thickness T having refractive index mu is introduced in the front of the one of the slit, then the maximum at the center of the fringe pattern shift by 1 fringe width, then the value of T कितना होगा? अच्छा भाई, तो ये टॉपिक CBSE में नहीं है लेकिन एंट्रेंस में आता है भाई। तो इसमें सिंपल सी बात है
याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई आप डाइलेक्ट्रिक इसमें कोई भी एक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिधर स्लैब डाला उधर ही शिफ्ट हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, जिधर स्लैब डालोगे उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स ये सेंट्रल बेड जो यहाँ था वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेंट्रल बेड। तो इस तरह से ये चलेगा, शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट होता है भाई? सारा कुछ अपवर्ड हो जाता है, सारा कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कितने अमाउंट से होता है? तो शिफ्टिंग जो होगा हमारा वो होता है, देखो लैम्डा डी बाई डी होता है ऐसे फ्रिंज विड्थ। तो लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होता है तब इतना स्क्रीन पे डिस्टेंस। लैम्डा के बदले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैब डालने से जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाए। तो टी स्लैब है तो म्यू टी इसका ऑप्टिकल पाथ बनता है, इधर से हमारा टी ही बनता है। तो इसलिए म्यू टी माइनस टी इज द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लैब। तो यहाँ पे हम लोग म्यू टी माइनस टी ये बनता है शिफ्ट इन द पोजीशन। तो शिफ्ट कह रहा है द मैक्सिमा ऑफ द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय 1 फ्रिंज विड्थ। शिफ्ट करता है 1 फ्रिंज विड्थ से, मतलब बीटा ये वाई नॉट जो है वो बीटा का शिफ्टिंग हुआ है, 1 फ्रिंज विड्थ से शिफ्ट जाता है। तो इन द वैल्यू ऑफ टी क्या है? तो वैल्यू ऑफ टी क्या होगा? ठीक है भाई, तो म्यू इंटू टी माइनस 1 टी इंटू म्यू माइनस 1 टी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये आया है। और यहाँ से हम लोगों को निकालना है क्या भाई? तो थिकनेस ऑफ द स्लैब, वैल्यू ऑफ टी, थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो बीटा है लैम्डा डी बाई डी, बीटा का वैल्यू है लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे कैपिटल डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा। तो यहाँ ये इस साइड में लैम्डा रह गया और इधर हमारा, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1 डी बाई डी कैंसिल्ड है। और इस तरह से हमें टी का वैल्यू मिल गया, टी का वैल्यू वो हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, शिफ्ट कितने से होता है? तो ये फॉर्मूला लोग याद रखते हैं भाई। शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि जब भी स्लैब डालोगे तो जिस साइड में स्लैब डालोगे उस तरफ पूरा फ्रिंज पैटर्न ही शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फ्रिंज पैटर्न एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा। इधर स्लैब डालते तो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितने अमाउंट से? तो यहाँ पे म्यू टी माइनस टी, लैम्डा डी बाई डी के बदले में म्यू टी माइनस टी, लैम्डा के बदले में म्यू टी माइनस टी डाल देते हैं। पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लैब, क्योंकि ऐसे पाथ लेंथ था टी लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाता है म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ मतलब इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। जब वैक्यूम में वैक्यूम से रिप्लेस करें उस मीडियम को तो म्यू टी थिकनेस रखने पड़ेंगे वैक्यूम के। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? तो म्यू टी में से टी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड हुआ ड्यू टू द स्लैब। कितना? तो म्यू टी माइनस टी। इसलिए ये म्यू माइनस 1 इंटू टी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड होता है। और इसलिए जो शिफ्टिंग होता है वो हमारा जैसे बीटा होता था स्क्रीन पे डिस्टेंस, तो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा होता है। तो लैम्डा डी बाई डी होता था, तो यहाँ पे लैम्डा डालते थे पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे डिस्टेंस। तो अब लैम्डा के बदले में हमें डालना होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये होता है शिफ्ट ऑन द स्क्रीन। और किसका शिफ्टिंग है? इंटरफेरेंस पैटर्न, पूरा फ्रिंज विड्थ का शिफ्ट है, पूरा फ्रिंज का शिफ्ट है। तो फ्रिंज पूरा शिफ्ट हो गया इतने से। आंसर देखना चाहेंगे तो हम लोग आंसर देख सकते हैं। यह आंसर, 1 फ्रिंज इज शिफ्टेड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ लैम्डा इन द पाथ डिफरेंस इन द इंटरफेरिंग वेव। इन दिस केस पाथ डिफरेंस दिस इज क्रिएटेड, और इससे ये लैम्डा करके कर दिया। बात एक ही है, ऐसे देखें चाहे वैसे देखें। क्वेश्चन समझ गए, आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 1.25। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, देन द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू बी सीन एज डिस्टिंक्ट। तो ये भाई रिजॉल्विंग पावर पे है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर हो सकता है कुछ बोर्ड्स में सिलेबस में हटाए हुए होते हैं और कुछ बोर्ड में होते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर देखो भाई, एक तो होता था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, जिसको कि हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता था 1.22 लैम्डा अपॉन
2n साइन अल्फ़ा। याद होगा ये मैंने थ्योरी जब रिवाइज कराया था वेव ऑप्टिक्स का तो उसमें भी बताया था। रिजॉल्विंग पावर के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये होता है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली यूजिंग द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जो मिनिमम सेपरेशन है जिसको कि हम लोग अलग अलग देख पाएँ, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग देख पाएँ, वो मिनिमम डिस्टेंस ये है। तो इसी के रेसिप्रोकल को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब ध्यान से समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो माइक्रोस्कोप से तो एक ऑब्जेक्टिव होता है लेंस, एक आई लेंस होता है भाई। तो ऑब्जेक्टिव आई लेंस जो भी होता है, हमें तो चाहिए भाई ऑब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्टिव लेंस तक का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, बताया था। और इसका ये फोकल लेंथ है, अगर फोकस है ये फोकल लेंथ है, तो इस फोकस पे जो एंगल बनता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं। ये रेडियस है समझो लेंस का, और ये तो फोकल लेंथ है। तो 2n साइन अल्फ़ा में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्वेश्चन में दिया है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर किसको बोलते हैं, तो n साइन अल्फ़ा जो प्रोडक्ट है इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो n साइन अल्फ़ा इट मीन्स ये हो गया, देखो रिजॉल्विंग पावर जो है n साइन अल्फ़ा ऊपर रख लें तो डिवाइडेड बाई 2 यहाँ ले आएंगे तो 0.61 लैम्डा रिजॉल्विंग पावर ये है। n साइन अल्फ़ा इज न्यूमेरिकल अपर्चर, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं 0.61 इंटू लैम्डा। यह रिजॉल्विंग पावर क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब जरा देखते हैं। ये तो मैं जैसे ही आया रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप मैंने जो बात था बेसिक वो बता दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप दिया हुआ। अच्छा, वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ही दिया हुआ, मीन्स n साइन अल्फ़ा जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वही दिया हुआ है, कितना, तो 1.25। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज़ 1.25। तो ये 1.25 कुछ नहीं बोला तो ऐसा ही में समझेंगे। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, वेवलेंथ दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है भाई। इट मीन्स 5 × 10⁻⁷ मीटर इज यूज्ड। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट टू बी सीन डिस्टिंक्ट, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट टू बी सीन डिस्टिंक्ट, यही dx या डेल्टा x बोले जो भी, यही हमें निकालना है, डेल्टा x ही निकालना। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट टू बी सीन एज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट देख पाएँ, अलग अलग देख पाएँ, तो वो मिनिमम सेपरेशन क्या है, तो डेल्टा x हमें निकालना है। तो डेल्टा x निकालने हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ये हमें निकालने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोग, यही है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो सीधा बोल देंगे भाई कि डेल्टा x जो है, जो डेल्टा x हमें निकालने हैं वो डेल्टा x क्या है भाई, तो न्यूमेरिकल अपर्चर रख दें तो ये 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर, और जो वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है। सो डेल्टा x का वैल्यू हम लोगों का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो गया। सो जो हमारा लिस्ट डिस्टेंस है जो कि हम लोग डिस्टिंक्टली देख पाएँ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वो आ गया हमारा 0.61 इंटू लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू देखेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना है वो जरा देखो, लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे भाई 5000 इंस्टा में 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर, डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर था 1.25, बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। आंसर देखना चाहेंगे इसका, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इज 0.61। न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 0.61 अपॉन d। देखो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होता है, तो 0.61 लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यही स्मॉल d इसको बोल रहा है, स्मॉल d। न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर स्मॉल d होता है या डेल्टा x होता है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर बोलेंगे तो 0.61 लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये लिख रहा है। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट जो कि d है
वो क्या होगा, तो 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर, यही तो हम लोग का भी आया था भाई, 0.61 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल अपर्चर। तो 0.61 इंटू लैम्डा का वैल्यू ये डाला, डिवाइडेड बाई ये न्यूमेरिकल अपर्चर का जो वैल्यू था वो डाल देंगे, और वैल्यू हमें कैलकुलेट कर देने हैं 0.24 माइक्रोमीटर कर देंगे भाई, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। तो ये काम करने हैं, ये मैंने डिस्कस कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी चाहिए। मेन फार्मूला ये है, लिमिट, ये हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं कि इतने लिमिट तक को रिजोल्व कर पाएंगे, मिनिमम सेपरेशन की हमारा डिस्टिंक्टली देख पाएँ, वो हमारा ये होता है। और एन साइन अल्फा को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि ये वाला डेल्टा एक्स या स्मॉल डी बोले एक ही बात है। स्मॉल डी यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ बुक में डी एक्स लिखा रहेगा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली। चलो भाई ये समझ गए। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर पे एक हमने करा दिया, एक हमने रिजॉल्विंग पावर पे करा दिया, ताकि आप इजीली और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकें। तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने वेव ऑप्टिक्स के देखे, इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन के, इन सारे क्वेश्चन को आप तो कर भी लिए, और आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप